गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नया टॉपिक लेके आई हूँ बच्चों, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 यानी नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद एबिलिटीज 2006। ठीक है ना। तो आज मैं आपको नया टॉपिक लेके आई हूँ समावेशी शिक्षा में। ठीक है ना। आप उसको ध्यान से सुनिए कि विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति क्या है। तो बच्चों इसमें क्या है, राष्ट्रीय नीति के अनुसार यानी ये राष्ट्रीय नीति है हमारी, जो राष्ट्रीय नीति के अनुसार विकलांग व्यक्ति भी एक मूल्यवान संसाधन है ना, उसका भी अपना अधिकार। विकलांग व्यक्ति का भी एक व्यक्तियों के लिए हमें एक ऐसा परिवेश तैयार करना है जिससे उन्हें अधिकार प्राप्त हो सके, उनकी सहभागिता को प्राप्त किया जा सके, है ना। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा, है ना, इस राष्ट्रीय नीति में केंद्र सरकार द्वारा सन 15 अगस्त 2003 है, जिससे उन्हें अधिकार प्राप्त हो सके, उनकी सहभागिता को प्राप्त किया जा सके, है ना। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा, है ना, इस राष्ट्रीय नीति में केंद्र सरकार द्वारा सन 15 अगस्त 2003 को इस नीति को लागू किया गया था। राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन किया गया था, यानी केंद्र सरकार द्वारा। ये आप मेन बात जो है लिखते जाइएगा। केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2003 को इस राष्ट्रीय नीति को जो है गठन किया गया था, इस राष्ट्रीय विकलांग आयोग का। सन 15 अगस्त 2003 को इस राष्ट्रीय नीति का, इस विकलांग आयोग का गठन किया गया था। है ना, कि 15 अगस्त 2003 को इस विकलांग आयोग का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकलांग नीति को, जो हमारी राष्ट्रीय विकलांग नीति है, राष्ट्रीय विकलांग नीति को 2005 में, सन 2005 में, है ना, पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मंजूरी, प्रदान की गई। कब? 2005 में, यानी 2015 अगस्त से 2003 को तो इस विकलांग आयोग का गठन किया गया था। फिर उसके बाद 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, ये मेन बातें आप लिखते जाइएगा कि मनमोहन सिंह द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। उसके बाद में 10 फरवरी सन 2006 से, उसके बाद में ये 10 फरवरी 2006 को इसका ये लागू किया गया। 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू किया गया। इस नीति को लागू किया गया। ये मेन बातें आप लिखते जाइएगा। ठीक है ना। कब लागू हुआ ये? 10 फरवरी 2006 को। ये मेन पॉइंट है, आप नोट कर लें। दिव्यांग बच्चों के लिए इससे पहले भी उनमें सुधार की आवश्यकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए इससे पहले भी उनमें सुधार की आवश्यकता हुई। तो बच्चों उसमें सुधार करने के लिए उसमें नई बातों को जोड़ा गया और एक संपूर्ण रूप में नए अधिनियमों का निर्माण किया गया। अब आप जानते हैं कि 2006 से पहले कौन कौन से अधिनियम आए थे, है ना। अब इसके बारे में देखिए। पहला था हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट, पहला आया था, जो यानी सन 2006 से पहले जो हमारे अधिनियम बनाए गए थे दिव्यांग बच्चों किया गया। अब आप जानते हैं कि 2006 से पहले कौन कौन से अधिनियम आए थे, है ना। अब इसके बारे में देखिए। पहला था हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट, पहला आया था, जो यानी सन 2006 से पहले जो हमारे अधिनियम बनाए गए थे दिव्यांग बच्चों के लिए, यानी विकलांग बच्चों के लिए जो हमारे अधिनियम बनाए गए थे सन 2006 से पहले। अब आप जरा उन अधिनियमों को एक बार नोट कर लें।
कि पहला था हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, यानी ये था हमारा पहला। यानी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 ये था बच्चों। इसमें क्या है, दो बातें की गई थी, इसमें भी दो बातें आई थी। इसमें दो बातें क्या थी मेन, इसमें भी दो बातें कही गई थी। एक तो मानसिक व्यक्ति का इलाज और मानसिक व्यक्तियों का पुनर्वास। पहला था हमारा इसमें मानसिक व्यक्तियों का इलाज, कि पहले इनका मानसिक व्यक्तियों का इलाज किया जाए, मानसिक व्यक्तियों का इलाज। और बच्चों दूसरा था इसमें कि मानसिक व्यक्तियों का पुनर्वास। मानसिक विकलांगों का इलाज और मानसिक विकलांगों का पुनर्वास। इसमें भी बच्चों दो बातें कही गई। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में दो बातें ये कही गई थी कि पहले मानसिक विकलांगों का इलाज कराया जाए और फिर उनको मानसिक विकलांगों का पुनर्वास, यानी इनको पहले फिर बाद में आएंगे, इनके लिए आवास की व्यवस्था करना, ठीक है ना। उसके बाद हमारा था बच्चों RCI एक्ट, RCI एक्ट ये था हमारा 1999, ठीक है। ये था हमारा RCI एक्ट 1999, सॉरी 1992, ठीक है। RCI एक्ट 1992। इसको क्या कहते हैं, RCI एक्ट को क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ये था रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी RCI एक्ट। RCI एक्ट में क्या था, इसमें पहले तो RCI की स्थापना की गई, इसमें भी दो बातें थी, यानी RCI पहले था, इसमें RCI की स्थापना की गई और दूसरा इसमें NGO की ट्रेनिंग दी गई। NGO की ट्रेनिंग। इसमें भी दो बातें ये आई थी RCI एक्ट 1992 में कि इसमें पहले तो RCI की स्थापना की गई, फिर इसमें NGO की ट्रेनिंग, यानी NGO की ट्रेनिंग में बच्चों क्या होता है, जो इसमें स्थानीय स्तर पर जो समितियां बनाई जाती हैं, जो NGO की ट्रेनिंग वगैरह चलती है, इसमें जो स्थानीय स्तर पर जो समितियां बनाई जाती हैं, अब जैसे हमारा है वृद्धाश्रम है बच्चों, अनाथालय है, तो इसमें उनका उपयोग किया गया। अब तीसरा आता है हमारा PW एक्ट, तीसरा आता है हमारा इसमें PWD एक्ट 1999, ये था PWD एक्ट 1999। इसमें क्या था, इसमें था विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। इसका मेन उद्देश्य था विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, कि इसमें भी विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा किस प्रकार दी जाए। तो और इसमें विकलांगताओं को, विकलांग व्यक्ति अधिनियम जो था हमारा, इसमें विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा देना था। तो बच्चों इसमें क्या था, इसमें भी 7 तरह की विकलांगताओं को मान्यता दी गई, 7 तरह की विकलांगताओं को। ये आप नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है।
तो बच्चों इसमें जो हमारी 7 तरह की विकलांगताओं को इसमें मान्यता दी गई। जैसे हमारा पहला है इसमें अंधापन, ठीक है, पहला है हमारा अंधापन। दूसरा है हमारा अल्पदृष्टि, अल्पदृष्टि यानी अंधापन, कोई जो ब्लाइंड होता है ना, जो बच्चा ब्लाइंड हो जाए ठीक से दिखाई नहीं देता है। और दूसरा आता है हमारा अल्पदृष्टि, यानी या तो उसकी दूर की दृष्टि कमजोर है या उसकी नजदीक की दृष्टि कमजोर है, तो यानी अल्पदृष्टि, जिससे उसके लिए चश्मे वश्मे की व्यवस्था की जाए। तीसरा हमारा आता है बच्चों श्रवण बाधिता, श्रवण बाधिता यानी जिसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, यानी वो ठीक से सुन नहीं पाता। जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उस बच्चे के पास तक ठीक से आवाज़ नहीं जाती, यानी वो ठीक से सुन नहीं पाता है। इसलिए क्या इस तरह के बच्चों को क्लास में आगे बिठाई जो है PW एक्ट 1999 में इस तरह जो 7 विकलांगताओं को मान्यता दी गई, तो उसमें हमारा आता है अंधापन है, अल्पदृष्टि है, श्रवण बाधिता, तो ये सब जो आते हैं हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अगला आता है हमारा गामक बाधा, यानी जिसे आने जाने में प्रॉब्लम है, यानी वो भी विकलांग बच्चों की श्रेणी में आता है। गामक बाधा जिसे आने जाने में कोई प्रॉब्लम है, ये हो गई हमारी गामक बाधा। अब हमारा आता है निवारण योग्य, निवारण योग्य यानी कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, ठीक है ना। जो गामक बाधा यानी आने जाने में बाधा है, और ये निवारण योग यानी जो जिसमें कुष्ठ रोग वगैरह होता है। इसका आता है बच्चों मानसिक मंदता, नंबर 6 आता है हमारा मानसिक मंदता। मानसिक मंदता। नंबर 7 हमारा आता है मानसिक बीमारी, ये आप नोट करते जाइएगा बच्चों। मानसिक बीमारी यानी जो मानसिक मंदता है, यानी मंद बुद्धि है, जिस बच्चे को बार बार समझाया जाता है और उसकी समझ में नहीं आता है, तो वो होता है बच्चों हमारा मानसिक मंदता, है ना, कि जो हमें से बार बार समझा रहे हैं, यानी वो बच्चा मंद बुद्धि है, यानी मंद है, मानसिक मंदता, उसका बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं करता है ठीक से, तो मानसिक मंद व्यक्ति है यानी मंद बुद्धि है, तो वो आता है हमारा मानसिक मंदता के अंतर्गत। आता है हमारा नंबर 7 मानसिक बीमारी, यानी जो मानसिक रूप से बीमार है, किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आता है ठीक प्रकार से, यानी जो मानसिक रूप से बीमार है। तो ये हमारे हो गए बच्चों नंबर 1, 2, 3 हो गए, जो हमारे मैं आपको बता रही थी कि इसमें किस प्रकार कितनी विकलांगों के लिए कितने अधिनियम बनाए गए थे। अब अगला आता है हमारा बच्चों इसमें नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये मैं रख कर रही हूँ नंबर 4 आप लिखिए। नंबर 4 नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नेशनल ट्रस्ट यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, ये हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। और ये जो हमारा था बच्चों PWD जो था वो हमारा 1995 का था, है ना। अब ये हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, तो इसमें क्या है हमारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। ये मैंने परसों ही पढ़ाया है बच्चों, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम मैंने परसों ही पढ़ाया है आपको, कि इसका मुख्य उद्देश्य था जो विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति हैं या छात्र छात्रा हैं उनके लिए आत्मनिर्भर बनाना, यानी विकलांगता से शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना ही इस उद्देश्य का काम है। तो ये जो हमारा है नेशनल ट्रस्ट एक्ट राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, इसमें विकलांगता से ग्रसित यानी विकलांगता से जो शिकार व्यक्ति हैं उनको हमें आत्मनिर्भर बनाना है, इसका यही उद्देश्य। इसीलिए इस नीति को इसमें शामिल किया गया। इसमें भी 2 अन्य विकलांगता शामिल की गई, यानी 2 अन्य विकलांगता शामिल की गई इसमें भी।
2 अन्य विकलांगता शामिल की गई। यानी आत्मविमोह, दो जैसे हम कहते हैं आत्मविमोह या स्वलीनता, आत्मविमोह या स्वलीनता, ये हो गई हमारा। दूसरा था हमारा मस्तिष्क पक्षाघात। मस्तिष्क पक्षाघात, मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पॉलिसी, सेरेब्रल पॉलिसी है ना। तो ये आत्मविमोह था, ये हमारा स्वलीनता, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 मैं इसमें पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आत्मविमोह है, यानी आत्मविमोह क्या है, इसमें बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चा एक बात को बार बार रिपीट करता है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना। यानी बच्चे को बार बार कहता है, जो माँ भी परेशान हो जाती है। इस प्रकार के बच्चों की दोस्ती किसी से नहीं हो सकती है, उसका कोई दोस्त बन ही नहीं पाता है, ठीक है ना। यानी एक ही बात को बार बार रिपीट करना, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग। अब दूसरा आता है यानी हमारा मस्तिष्क पक्षाघात। यानी इसमें क्या है बच्चों, दिमाग में चोट लगने के कारण, यानी बच्चा छक्के से नीचे गिर जाता है तो उसके दिमाग में कोई अंदरूनी चोट लग जाती है, या ये चोट लगने के कारण होता है तो उसके दिमाग में कोई अंदरूनी चोट लग जाती है, या ये चोट लगने के कारण होता है, या फिर ये जन्म से ही होता है, सेरेब्रल पॉलिसी। इसमें क्या है, फिर सारी अस्थियाँ जो होती है, सारी मांसपेशियाँ जो होती है, वो सारी शिथिल हो जाती है, उसमें कमज़ोर हो जाती हैं दिमाग में चोट लगने की वजह से। कि बच्चा क्या है, ना किसी चीज़ को ठीक से उठा पाता है, लड़खड़ा के चलना है, किसी चीज़ को ठीक से उठा नहीं पाना, किसी चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं पाना, इस तरह की इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये हमारा हो गया नेशनल ट्रस्ट एक्ट। अब बच्चों हमारा अगला आता है 5वां, विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी जो हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, तो ये विकलांग बच्चों के लिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2006, इसमें भी बच्चों मुख्य बातें थी भाई। विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मुख्य बातें हैं। इसकी भी मुख्य बातें थी कि ये नीति, और उसका भी इसमें भी जो मुख्य बातें थी, नंबर 1 ये नीति, आप ये लिखते जाइएगा, ये नीति सन 10 अगस्त, ये नीति 10 फरवरी 2006 में लागू किया गया, लागू की गई। यानी विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी, ये जो थी, इसमें सामाजिक न्याय, ये 10 फरवरी 2006 को लागू की गई ये नीति, ठीक है ना। अब बच्चों सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण नंबर 2, इसको सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इसको जो था सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इसकी 5 बातें आप नोट कर लें। इसको सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। अब इसमें आता है, इसमें 6 से 18 वर्ष तक की आयु कर दी गई है। इसमें 6 से 18 वर्ष तक
आयु कर दी गई। है ना, इसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष, यानी इसमें बच्चे 4 साल की छूट कर दी है, यानी 4 साल की छूट कर देंगे। ये 4 साल की छूट कर देंगे। अब नंबर 4 आता है, इसमें 3% बच्चों को आरक्षण मिलती थी इस नीति में। इसमें 3% बच्चों को आरक्षण मिलती थी। यानी 3% बच्चों को इसमें आरक्षण मिलती है इस नीति में। ठीक है, 3% बच्चों को आरक्षण मिलती है और प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को, अब ये प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारी जो 5 बातें थी वो इसके अंतर्गत आती है कि राष्ट्रीय, ये जो बताया था मैंने अभी, विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। तो ये जो 5 बातें थी हमारी, तो वो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आती है कि ये नीति 10 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। इसको सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। तो इसमें 6 से 18 वर्ष तक की आयु कर दी गई थी, यानी 4 साल की। पहले जो था हमारा 6 से 12 तक था, तो इसमें क्या है कि 6 से 14 साल तक का था। पहले हमारा 6 से 14 साल तक के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए था, लेकिन फिर इसमें 4 साल की छूट कर दी। फिर इसमें 3% बच्चों को आरक्षण मिलती है, यानी जो RTE के बच्चे हैं, है ना, हर स्कूल में जो RTE के बच्चे हैं तो उसमें 3% बच्चों को आरक्षण मिलती है। और ये जो है प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ये हो गया, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों ये हमारा जो आज मैंने आपको ये समझाया है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है आज कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कल मैं आपको इसके उद्देश्य का अध्ययन कराऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।